ओके गाइस, सो आई होप लास्ट क्लास में जो हमने टर्म्स पढ़े थे वो आपको क्लियर होंगे। एक बार शॉर्ट में हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा था और हमने बोला था कि कोई भी ऐसा इवेंट जो हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज में चेंज लाए उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कैपिटल, जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है। ड्राइंग्स, जो पैसा ओनर निकालता है पर्सनल यूज के लिए। एसेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टीज, मींस जिसके ऊपर हमारा लीगल अधिकार होता है, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। दो फॉर्म ऑफ एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये फॉर्म्स हैं, टाइप्स नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, फॉर्म्स ऑफ एसेट है। फिर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एसेट्स में आए तो हमने तीन तरीके के एसेट्स पढ़ा था नाम, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आपके होते हैं, इनको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं जनरली। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में, वो हम समझेंगे, बट बेसिकली दोनों सेम होते हैं। सो हमने क्या पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है और जो जिनकी लाइफ लंबी होती है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा के लिए होती है। एग्जाम्पल हमने देखे थे। और करंट एसेट्स जस्ट ऑपोजिट, जिसको हम या तो सेल के पर्पज से कर रहे हैं, और अगर सेल के पर्पज से नहीं खरीद रहे हो तो या तो आपका एम यह है कि आप उसे कैश में कन्वर्ट करोगे कैसे भी, सर्विसेज देकर या जो भी है, या फिर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है, तो वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब गाइस, जो तीसरा वाला एसेट है फिक्टिशियस एसेट, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, इसलिए इसको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला एसेट मैंने छोड़ा है, बिकॉज ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाऊं, इसलिए मैं अभी आपको वो टर्म समझा रहा हूं जो कॉमन है, जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे समय आएगा उस टाइम पर मैं आपको ये चीजें बताता जाऊंगा, और मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा वर्ड जो है मैं छोड़ रहा हूं और किस उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, सो याद रखिएगा, फिक्टिशियस एसेट हमने नहीं समझा, बिकॉज आई थिंक यू आर राइट नाउ नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमने पढ़ा था गाइस क्या? लाइबिलिटीज पढ़ा था, ओ एसेट्स पढ़ा था। अब आते हैं लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज एसेट्स का उल्टा होता है। एसेट्स क्या होते हैं? हमारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें बेनिफिट देती है, जिसका हम यूज करते हैं। लाइबिलिटीज क्या होते हैं? लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब जो हमें पेमेंट करना है। सो आप लाइबिलिटीज को एक सिंगल वर्ड में भी एक्सप्लेन, सिंगल लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइबिलिटीज आर द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज। मतलब वो पैसा जो मुझे देना है। क्यों देना है? क्योंकि मैंने या तो कोई गुड्स खरीदे हैं, या तो कोई एसेट खरीदा है, या तो कोई सर्विसेज ली हैं जिसके बदले मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट क्या लिखा है? अमाउंट पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब वी हैव टू पे। समझ में आया? ठीक, अब जैसे बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैंने, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी अपना मंथ चल रहा है मई। ठीक, मई का इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या ये मेरी लाइबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक मई का बिल ही जनरेट नहीं हुआ है, तो मेरी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ना मुझे पूरी सर्विसेज मिली है, ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैं उसके लिए पेमेंट करूं। समझे? अब मुझे एक और एग्जांपल बताइए। आपको जो फीस मुझे देना है, क्या वो आपकी लाइबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप फीस क्यों दोगे? क्योंकि आपको सर्विसेज मिलेंगी। क्या आपको सर्विसेज मिल गई हैं? क्या हम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में आ गए हैं? क्या पेमेंट करने की जो डेट या जो ट्रिगर पॉइंट था वो आ चुका है? नहीं। ठीक है, वो नहीं आया। जब मैं आपको सर्विसेज दे दूंगा ना पूरा, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप मुझे पूरी फीस दे दो। ये बात और है कि मैं एडवांस में लेता हूं फीस, हर कोई एडवांस में लेता है, सिर्फ मैं नहीं, हर कोई एडवांस में लेता है। लेकिन गाइस याद रखिए, इट इज नॉट योर लायबिलिटी, ये आप पहले दे रहे हैं, वक्त से पहले। तो लायबिलिटी में यहां से क्या बताना चाहता हूं? लायबिलिटी का मतलब होता है जो देना था लेकिन नहीं दिया।
ठीक है, जो हमको देना नहीं था फिर भी हमने दे दिया, उसे हम प्रीपेड बोलते हैं। इस प्रीपेड को हम और डिटेल में आगे समझेंगे। पर लाइबिलिटी को ये समझ लीजिए, लाइबिलिटी मतलब जो ड्यू हो चुका हो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब जो पैसा मुझे देना है, क्यों देना है, मैंने या तो कोई गुड्स खरीदे या एसेट खरीदा या तो कोई सर्विसेज ले ली है। जैसे मेरे यहाँ पर जो प्योन काम करता है, साफ सफाई करता है इंस्टीट्यूट की, उसकी मैंने अप्रैल की सैलरी नहीं दी है, क्या वो मेरी लायबिलिटी है? हाँ अब है सर। क्यों? क्योंकि अप्रैल का मंथ चला गया, अप्रैल की सर्विसेज आपको रिसीव हो गई हैं, वो देना था और आपने नहीं दिया, सो दिस इज योर लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया, क्या ये मेरी लायबिलिटी है? है, बैंक से लोन लिया, वापस करना पड़ेगा। भले स्लोली स्लोली वापस करेंगे पर वापस तो करना पड़ेगा ना। जिस दिन लोन लिया उसी दिन से ये तय हो गया था कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो लायबिलिटी मतलब जो पैसा हमें देना है उधार। जैसे वैसे मुझे ये एग्जांपल देना नहीं चाहिए, बट बोलते हैं ना कि बेटियां लाइबिलिटीज होती हैं। मेरी भी डॉटर है, वो क्यों होती है? क्योंकि एज पर अवर हिंदू धर्म बेटियां पराई अमानत होती है, तो जिस दिन पैदा हो गई उसी दिन से लाइबिलिटी बन गई। सो आई डिडंट मीन दैट, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके ग्रेट। सो लायबिलिटी, अब जैसे एसेट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसी हमारी लायबिलिटीज को भी हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। सो गाइस यहाँ बड़ा इजी है, लायबिलिटीज दो ही टाइप की रहती हैं। कौन कौन सी टाइप की रहती है? पहली नॉन करंट लायबिलिटी, और इसको समझना बड़ा इजी है, एसेट की तरह ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या है? सिंपल, अमाउंट विच इज ड्यू टू बी पेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ऐसा लिख सकते हैं मोर देन 12 मंथ्स। मतलब ऐसी ऐसा लायबिलिटी जो मुझे 12 महीने या उससे ज्यादा टाइम के बाद पे करना है, वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज को आप इजी वे में कैसे याद रख सकते हो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सिंपल, एक ही सिचुएशन, अगर मुझे कोई पैसा देना है तो लायबिलिटी है, अगर वो पैसा मुझे 12 महीने से ज्यादा टाइम के बाद पे करना है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और ऑब्वियसली जो 12 महीने के अंदर देना होगा वो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी, या फिर इसको आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, अमाउंट विच इज ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, करंट लायबिलिटी, सिंपल। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया? कि मैंने अपने पियोन को सैलरी नहीं दी, बताइए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है सर। 12 महीने तक वेट थोड़ा ना करेगा वो तो बोलेगा मुझे आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो लोन मैंने लिया था वो नॉन करंट हो जाएगा, क्योंकि लोन मुझे 3 4 5 सालों में वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर लोन भी आपको 6 7 महीने के अंदर वापस देना पड़ जाए तो वो भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ पेमेंट। अगर वो 12 महीने से ज्यादा है तो नॉन करंट, 12 महीने से कम है तो करंट, एज सिंपल एज दैट। कोई डाउट? नहीं। तो लायबिलिटीज के दो ही क्लासिफिकेशन है, सीधे साधे नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। एग्जांपल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के क्या हो गए? जैसे मैंने आपको बताया, लोन्स, लोन्स, और क्या हो सकते हैं? डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स क्या होते हैं इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देनी थी पर हमने नहीं दी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्या हो सकता है गाइस? क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स क्या होता है? ये जस्ट अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स होता क्या है? दो वर्ड, करंट एसेट्स के वक्त मैंने आपको बोला था, यहां पर क्या वर्ड बताया था? डेटर्स। ये भी मैंने बोला था ये हम पढ़ेंगे। इधर क्या बताया? क्रेडिटर, ये भी हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के। कोई डाउट लायबिलिटीज को लेकर?
नहीं, वेरी गुड। अब आते हैं वर्ड कौन सा, गुड्स। अब ये गुड्स क्या होते हैं सर? गुड्स होते हैं, गुड्स आर दोज आइटम्स विच आर परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सेल। जी याद रखिएगा, गुड्स आज के बाद से जब भी आप गुड्स वर्ड सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसको हिंदी में बोलते हैं माल। अगर आपके पापा लोगों का बिजनेस है ना, तो आपने सुना होगा कि माल खरीदने जा रहा हूं या माल आ गया है। तो यही गुड्स होते हैं। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं, या फिर आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, आर दोज आइटम्स इन विच बिजनेस डू ट्रेडिंग, जिसका हम बिजनेस करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लॉथ मर्चेंट हूं तो क्लॉथ मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या है, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, कूलर, एयर कंडीशनर, फैन वगैरह, ये सब मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। समझ में आया? अगर मैं एक स्टेशनरी वाला हूं तो कॉपी, किताबें, पेन वगैरह, ये सारी चीजें मेरे लिए गुड्स हो जाएंगी। इनको हम एसेट्स नहीं बोलते, ये एसेट्स ही हैं। कैसे जो गुड्स होते हो आप खरीदते हो, आपकी प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा, क्या गुड्स आर एसेट्स, एसेट्स। पर हम इन एसेट्स वर्ड यूज नहीं करते, हम इनके लिए एक अलग ही वर्ड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं गुड्स। क्यों? क्योंकि ये बार बार वर्ड यूज होता है, इसका हम बिजनेस करते हैं, ये हमारी बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है? सो गुड्स हर बिजनेस के लिए डिफरेंट चीज गुड्स कहलाती है। वो जिस चीज का बिजनेस करता है वो चीज उसके लिए गुड्स है। अब बताइए मेरे लिए गुड्स क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं। ठीक है? तो गुड्स, आपने कभी कोई ऑटो के ऊपर लिखा देखा, पढ़ते हुए देखा है, गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियज? तो वो क्या होता है? वो होती है माल गाड़ी, गुड्स कैरियज। मतलब इस गाड़ी में गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना? कभी सोचा नहीं कि यार ये गुड्स कैरियज क्यों लिखा हुआ है, कि ये अच्छा कैरियज है ऐसा करके क्या? मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था ऐसा। मैंने बोला ये गुड्स कैरियज पढ़ा है? तो उसने बोला हाँ। तो क्या होता है सर? इसमें अच्छे से माल एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। मैंने बोला थुक कतई। सो गुड्स कैरियज मतलब हम गुड्स को इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जो भी व्हीकल है इसमें गुड्स को कैरी करके जाते हैं। समझ में? ऑटो के आगे नहीं लिखा रहता गुड्स कैरियज, बस में नहीं लिखा रहता गुड्स। कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, जैसे ट्रक के साथ लिखा रहता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रक होती है कि वो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सो कहने का मतलब क्या है? गुड्स वो आइटम होते हैं जिसको आप बेचने के लिए ही खरीदते हो, जिसका आप बिजनेस करते हो, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका गुड्स है। कॉस्मेटिक्स वालों के लिए कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीजें होंगी वो सब गुड्स कहलाएंगी। जैसे मैं हरीश तोलानी का तुलसन एजुकेशन जो हमारा बिजनेस है, मैं एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर बोलता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसी एयर कंडीशनर को गुड्स बोलेगा। मैं अपने लैपटॉप को लैपटॉप बोलता हूं, लेकिन एक कंप्यूटर की शॉप वाला इसको गुड्स बोलेगा। समझ में आया? तो हमें दो चीजें समझ में आई, गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं और गुड्स वो चीजें होती है जिनको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। अब मुझे आप बता सकते हो गाइस, गुड्स अगर एसेट्स है तो ये कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करंट या करंट? फिक्स एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स? सर शॉर्ट टर्म है, क्यों? क्योंकि सर ये पीरियड ऑफ टाइम में सेल होने चाहिए। बट अगर अपन होल्ड करें तो वो नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं 12 मंथ्स के बाद जैसे सेल हो तो। चलो ठीक है, अच्छा ही बोला तुमने, लेकिन एक चीज गलत बोल दी तो मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। देखिए जब मैं आपको करंट एसेट्स बता रहा था ना, तब मैंने पहली लाइन ये लिखी थी। क्या बोला था? आइटम्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स आर करंट एसेट्स। तो जो आप सेल करने के लिए खरीदते हो ना, चाहे उसकी लाइफ कितनी भी हो, वो आपके लिए करंट एसेट्स ही होंगे। सिंपल सी बात है ना। आप गुड्स खरीदते क्यों? बेचने के लिए। और बेचोगे कब? सर कल बिक जाएगा कल बेच दूंगा, अभी बिक जाएगा अभी बेच दूंगा। ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज, रौनक ने क्या बोली, तो गाइस ये चीज जैसे रौनक को क्लियर नहीं है ना, ऐसे अभी भी 12th के भी कॉमर्स स्टूडेंट को क्लियर नहीं होती है। क्या बोला रौनक ने? बोला सर अगर यही गुड्स
12 महीने तक अगर नहीं बिके और उससे ज्यादा मेरे पास पड़े हो गए तो ये नॉन करंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। जब जो ट्रांजेक्शन होता है उस वक्त उसका जो नेचर होता है वो वही रहता है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग में इंटेंशन देखते हैं, उसका एक्चुअल रूप नहीं देखे जाते। इसको मैं बोलता हूं, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि you always record the transaction as per the intention at the time of purchase। जब मैं सामान खरीद रहा था मेरा इंटेंशन क्या था? बेचने का ना। तो बेचने का इंटेंशन है तो वो हमेशा करंट एसेट ही रहेगा, चाहे वो 1 साल तक नहीं बिके, 2 साल तक नहीं बिके, 3 साल तक नहीं बिके। और अगर मेरा उसका इंटेंशन बेचने का नहीं था और वो 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगा तो वो नॉन करंट एसेट हो। तो कोई चीज की क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होती कि वो करंट से नॉन करंट बन जाएगा या नॉन करंट से करंट। एक बार जो टैग आपने लगा दिया वो लग गया। समझ में आया? तो ये पॉइंट मुझे वैसे यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए था, बट रौनक ने पॉइंट निकाला, तो नॉलेज होना जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो मैंने आपको क्या बोला? गुड्स एसेट्स होते हैं। और कौन से एसेट्स होते हैं? हमेशा ही करंट एसेट्स होंगे गुड्स। क्यों? क्योंकि इंटेंशन देखा जाता है, दिल देखा जाता है, चेहरा नहीं। ठीक है, बेचने के लिए हमने खरीदा था। कोई डाउट गाइस यहां पर? नहीं, बहुत बढ़िया। अब गुड्स, गुड्स के बाद आते हैं आपका वही वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, डेटर्स। ये वर्ड बहुत यूज होता है। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं गाइस? कभी सुना नहीं होगा आपने। ये डेबिट और क्रेडिट नहीं है, ये डेटर्स है। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स की डेफिनेशन बोलती है, डेटर्स आर द पर्सन्स, पर्सन्स टू whom goods 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 are sold on credit 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 credit। मैं ऐसे ही याद करता हूं, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको दिमाग में 10 बार दोहरा दो। क्या बोला? डेटर्स आर द पर्सन्स 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 टू whom गुड्स 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 सोल्ड ऑन क्रेडिट 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 क्रेडिट। मतलब हर कोई पर्सन हमारा डेटर नहीं हो जाता। गुड डेटा स्पेसिफिकली वो लोग होते हैं, यहां एक और चीज जोड़ देता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे लोग जिनको आप गुड्स या सर्विसेज बेचते हो उधार पर, मतलब उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया है, वो लोग आपके डेटर्स बन जाते हैं। उन लोगों को आप डेटर बोलते हो। जैसे मैं सुरेश स्टेशनरी वाले के पास गया, मैं उससे स्टेशनरी का सामान खरीद कर आया, ठीक, और उसने बोला कि सर जी 750 रुपीज हो गया। मैंने बोला बाद में देके जाऊंगा। तो मैं सुरेश वाले का डेटर बन गया, क्योंकि उसने मुझे गुड्स बेचा क्रेडिट पर, तो मैं उसका कौन बन गया? डेटर्स बन गया। एम आई क्लियर? सो क्या याद रखेंगे? गुड्स आर पर्सन और डेटर्स आर पर्सन टू हुम गुड्स और सर्विसेज। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, 4 महीने तक पढ़ाया, आपने मुझे फीस नहीं दी, आप मेरे कौन बन जाओगे? डेटर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सर्विसेज दे दी है उधार पर, आपको फीस देना था, आपने नहीं दिया, तो मैंने अपनी सर्विसेज को उधार पे सेल किया, तो यू विल बिकम माय डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? लोग होते हैं। ठीक है, सो डेटर्स। और कैसे याद रख सकते हो? फ्रॉम देम मनी हैज टू बी रिसीव। ये वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना है आपको, तो जिनसे आपको पैसा लेना है वो आपके कौन है? डेटर्स। ठीक है, डेटर्स आर अवर एसेट्स। डेटर हमारे एसेट होते हैं। सर एसेट क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन में क्या बताया था? लीगली ओन्ड और जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो मुझे लीगली पैसा लेना है, अगर मैंने किसी को क्रेडिट पे सेल करा है, लीगली ओन्ड हो गए, और इनसे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा। दैट्स व्हाई डेटर्स आर अवर एसेट्स। और ये कौन से एसेट्स रहते हैं गाइस? करंट एसेट्स। ऑलवेज करंट एसेट, ये कभी भी नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जब आप किसी को गुड्स बेचोगे, सोच कर देखिए, एज अ बिजनेसमैन, चाहे कितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो, क्या आप 12 महीने से ज्यादा का उधार देंगे क्या उसको? नहीं देंगे। दैट्स व्हाई डेटर्स आर ऑलवेज अवर करंट एसेट्स। समझ में आया? ग्रेट, चलिए, हो गया क्लियर?
डेटर्स, तो क्या रखेंगे, डेटर्स वो हैं जिनसे पैसा लेना है और डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स। अब ऑपोजिट क्रेडिटर्स, जस्ट इसका ऑपोजिट सिंपल क्या होते हैं, क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स 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 पर्सन टू whom from whom goods and services are purchased on credit. Goods and services are purchased on credit. तो अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, क्रेडिटर्स लोग होते हैं जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज जिनसे हमने खरीदी है और क्रेडिट पे खरीदी है। सर एग्जाम्पल भाई सुरेश वाला एग्जाम्पल, मैं सुरेश वाले से सामान खरीद कर आया तो मैं सुरेश वाले का डेटर बन गया, मेरे लिए सुरेश स्टेशनरी क्रेडिटर बन गया। क्यों? क्योंकि मैं उससे कुछ खरीद कर आया पर मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स का कौन होते हैं, टू देम वी हैव टू पे द अमाउंट, देयरफॉर क्रेडिटर्स आर अवर लायबिलिटीज एंड कौन सी लायबिलिटी, ऑलवेज करंट लायबिलिटीज। गाइस एक चीज यहां पर याद रखिएगा, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हर वो आदमी जिसको पैसा देना है ना हमें, वो क्रेडिटर नहीं होता। क्रेडिटर सिर्फ वही लोग होते हैं जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज उधार में बेची है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से लोन लिया, भले शॉर्ट टर्म ही लिया हो, ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड से बोला या रौनक को बोला, रौनक भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, 2 महीने में लौटा दूंगा। तो मैंने रौनक से पैसा ले लिया, अब मुझे उसको वापस करना है। क्या ये मेरी लायबिलिटी है? हाँ। क्या ये मेरी करंट लायबिलिटी है? हाँ। क्या ये मेरे क्रेडिटर्स हैं? नहीं, क्योंकि मुझे जो पैसा देना है वो गुड्स और सर्विसेज के कारण नहीं देना है, मैंने उससे कुछ खरीदा या बेचा नहीं है, मैंने लोन की तरह लिया है। सो ऑल द अमाउंट विच यू हैव टू पे आर नॉट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर एक स्पेसिफिक वर्ड है, जो आपने कुछ खरीदा या सर्विसेज या कोई सामान खरीदा उसके लिए अगर आपको पैसा लेना है, वही आपके क्रेडिटर्स होते हैं। सो गुड्स हमें समझ में आ गया, डेटा समझ में आ गया, क्रेडिटर समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पर। मेजर वर्ड्स हो गए गाइस, मेजर जो बार बार यूज होते हैं, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया। अब आते हैं कुछ वर्ड पे, लाइक बैड डेब्ट्स। सो बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब होता है गाइस, नाम क्या है, बैड और डेट्स। डेट्स मतलब डेटर्स, बैड मतलब गंदा, वो डेटर्स जो गंदे हो गए। सर मतलब ये है कि मेरे कुछ डेटर्स थे, मतलब मुझे उनसे पैसा लेना था, लेकिन अब आई एम श्योर कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया, बैड डेब्ट्स। ठीक है ना, तो हम कॉमर्स वाले हैं ना, जब मुझे किसी को स्टूडेंट को गाली देनी होती है, डांटना होता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि तू मेरा बैड डेब्ट्स है, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान है तू। ठीक, बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट परमानेंटली irrecoverable from the debtors because of their insolvency. अब यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो ये इरिकवरेबल, आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके जो प्रीवियस डेटर्स थे, मतलब आपने उनको गुड्स या सर्विसेज उधार पे बेची थी, और क्यों पैसा नहीं दे पा रहा, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो इतना तो समझ में आ गया, बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया। अब बात ये आती है कि हर वो अमाउंट जो हमें पैसा नहीं मिल रहा है ना, उसको बैड डेब्ट्स नहीं बोला जाता। बैड डेब्ट्स तभी बोला जाता है कि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है और इसलिए वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ही आप उसे बैड डेब्ट्स बोलोगे। सर अब ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां सामने वाला या कोई पर्सन
इस सिचुएशन में होता है कि वो कुछ देने लायक ही नहीं बचा, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है कि वो किसी को पूरा पैसा वापस कर सके। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। आपने बहुत सुना होगा वर्ड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, या फिर हिंदी में हम बहुत सुनते हैं दिवालिया घोषित हो गया, इसका दिवाला निकल गया है। तो ये दिवाला क्या होता है? दिवाला उनका निकलता है जो ज्यादा दिवाली मनाते हैं, पैसे पूरे खत्म हो जाते हैं, उनका दिवालिया घोषित हो जाता है। सो गाइस, क्या होता है? इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन वेयर द liabilities of the business or person are more than their assets। मतलब किसी पर्सन की अगर लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। मतलब मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको मिला लो तो 40 लाख रुपए बनेंगे, मतलब सब बेच दो मेरा सामान, ठीक, लेकिन मेरे ऊपर 50 लाख का उधार है। मतलब आप मेरा घर भी बेच दोगे ना तब भी इतने पैसे नहीं हो पाएंगे कि मैं अपना पूरा पेमेंट कर पाऊं 50 लाख का। तो ये सिचुएशन कहलाती है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन, बैंकरप्सी की सिचुएशन। आपका नील बटे सन्नाटा हो गया है, ठंठन गोपाल हो गए हो आप, ठीक है। सो जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये 100% श्योर हो जाता है कि भैया ये पैसा दे ही नहीं सकता, है ही नहीं तो कहां से देगा। इसलिए वो पैसा जो मुझे किसी से लेना था पर वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब मुझे नहीं मिलेगा, उस पैसे को मैं बोलूंगा बैड डेब्ट्स। और ये हमारा क्या होता है? लॉस होता है बिजनेस का। समझ में आया? ग्रेट। चलिए, इसके बाद इंसॉल्वेंसी के बाद बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक। अब गाइस बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। चलिए एक वर्ड और समझा देते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज, या पहले एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल खरीदा, कितने का खरीदा? 15,000, एक महीना पहले। अब एक महीने बाद उसको बेचोगे तो कितने में बिकेगा? हाँ जी, कितने में बिकेगा? 5-6 हजार। डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल, है ना, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है, पर ये तो श्योर है कम में ही बिकेगा। तो समझिए हमने बोला 9,000 में बिकेगा। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस हो गई है वो क्यों रिड्यूस हुई? क्योंकि आपने इस एसेट को, इस मोबाइल को यूज करा है, इस मोबाइल को यूज करा है तो इसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, इसलिए इसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो गई है। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है 6,000 की, 15 से 9 हो गया, 6,000 से जो रिड्यूस हुआ है, इसी को ही गाइस हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, याद रखिए फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही लगता है? वो आगे और एक चैप्टर है जहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब आपके एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है, उस रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। तो मेरे कोई स्टूडेंट होते हैं ना जो पगला जाते हैं ना, फालतू फालतू आंसर देते हैं, तो मैं उनको वही बोलता हूँ, साले पूरा डेप्रिशिएट हो गया है, तू खत्म हो गया पार्टी, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? आपके एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, और जितना रिडक्शन आ रहा है सिर्फ उस अमाउंट को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। सर एक्सपेंस क्यों? ये तो लॉस होना चाहिए। नहीं गज, ये लॉस नहीं है, ये एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आपने यूज किया है ना, तभी तो रिड्यूस हुआ है ना, यूज नहीं किया होता तो रिड्यूस नहीं होता, इसलिए हम इसको एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। सर फिर एक्सपेंस आता है, बताइए एक्सपेंस क्या होता है? तो गाइस एक्सपेंस को मुझे बहुत डिटेल में समझाना है, लेकिन मैं आपको हाल फिलहाल ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। अभी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, बहुत सारे। जैसे हमको एक्सपेंडिचर वर्ड पढ़ना है, हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है, हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना है, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पर गाइज मैं इस टाइम पर आपको ये वर्ड्स नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि अभी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है ताकि हमें अकाउंट समझ में आए।
जब अकाउंट समझ में आएगा तभी मैं इन डिटेल्ड वर्डों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाऊंगा। तो मैं कभी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक ही बार में नहीं पढ़ाता। अभी मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही पढ़ाए, सारे टर्म्स नहीं पढ़ाए, बेसिक वाले जो बेसिक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। ठीक, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, उस चैप्टर में जो वर्ड यूज होगा वहां पर वो वर्ड के बारे में हम समझते जाएंगे। जैसे प्रोविजन आएगा तो प्रोविजन वाला एक चैप्टर है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल वर्ड आएगा तो उसके लिए एक अलग चैप्टर है, डेप्रिसिएशन के लिए भी एक अलग से चैप्टर है, तो वहां पर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अकाउंट छोड़ देते हैं हम पढ़ना, इसलिए मैं ये वर्ड्स आपको अभी नहीं बता रहा। बट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज with the intention to profit or to operate the business। क्या होता है एक्सपेंस? गाइस, एक्सपेंस वो होता है जो आप इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आउटफ्लो होता है उसको आप एक्सपेंस बोलते हो, या फिर अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। और इसको समझते, दीज आर नॉर्मल ऑपरेटिंग, दीज आर रिलेटेड टू normal operations of the business। और क्या रखना? the benefits of the within one accounting year। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तभी आपका एक्सपेंस होगा। पहली कंडीशन क्या लिखा है? आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स है, जिसका इंटेंशन होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया, पेमेंट किया ना, क्यों पेमेंट किया? क्योंकि ताकि लाइट रहे, लाइट से मैं अपनी सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊंगा तो मैं इनकम अर्न कर पाऊंगा, तो ये मेरा एक्सपेंस है। ठीक, और पहली कंडीशन। दूसरा, ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से भी रिलेटेड है। हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन मतलब बिजनेस को नॉर्मली अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। और तीसरा, इसका बेनिफिट आपको एक ही साल के अंदर मिल जाता है ना। लाइट का बिल आप कितना पे करते हो, जितना यूज करते हो उतना ही आप पे करते हो। तीनों कंडीशन, तो ये हमारा एक्सपेंस है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, तो क्या ये इनकम अर्न करने के इंटेंशन से किया है? यस, क्योंकि इसके बिना इनकम अच्छे से अर्न नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, क्या ये नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड है? यस, काम आता है। थर्ड, क्या इसका बेनिफिट एक ही साल में मिल जाएगा? नहीं। ये बोर्ड मेरे पास जो लगा हुआ है ना हमारे कोचिंग पे, ये जो पीछे दिख भी रहा होगा साइड में, ये बोर्ड पिछले 5 सालों से लगा हुआ है और 5 साल से इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं मैं। मतलब इसका बेनिफिट एक साल में एक्सपायर नहीं होगा, ये थोड़ा थोड़ा हर साल में बेनिफिट देगा, तो इसका बेनिफिट लंबे टाइम के लिए मिलेगा, इसलिए ये मेरा नॉन करंट एसेट है। ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बोला था, हर किसी को नहीं पता है कि खर्चा क्या होता है। खर्चा वही होता है जिसका बेनिफिट आप रिसीव कर लेते हो, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा वो आपका एसेट होता है। समझ में आया? तो ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को पता होता है एक्सपेंस और एसेट के बीच में डिफरेंस। दोनों दिखने में सेम लगते हैं, एसेट में भी पैसा जाता है, एक्सपेंस में भी पैसा जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, और जिसका बेनिफिट आपको मिल चुका है वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, इतना तो क्लियर हो गया कि व्हाइट बोर्ड जो है वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। ठीक, मैंने मार्कर खरीदा, ब्लैक मार्कर लिखने के लिए, वो मेरा एक्सपेंस है कि एसेट है? एसेट। क्यों एसेट है? सर एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? सर आपने उसको प्रियांशु कुछ बोल ही प्रॉफिट, नहीं, बोले सर इनको बोलने दो, बाद में मैं आपकी बात सुन लूंगी। हाँ, बोल बोल। सर आपने इसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, और इससे नॉर्मल ऑपरेशन होगा जिसे आप राइट करोगे, और ये 1 साल से कम ही चलेगा। ओके, मैंने यहाँ 1 साल तो लिखा ही नहीं है।
सर अकाउंटिंग ईयर मतलब आप उसको वो जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपायर हो जाता है। देखो आप मैंने क्या उसको लिखा है, ये क्या लिखा वर्ड रिसीव्ड, जिसका मिल चुका। तो यहाँ पर मनदीप और रौनक दोनों के आंसर सही है। मनदीप ने क्या बोला सर एसेट, रौनक ने क्या बोला एक्सपेंस। सर कैसे दोनों के आंसर ठीक हो, ये तो आप पॉलिटिकल बात कर रहे। नहीं बेटा, सीधी सी बात है। मैंने मार्कर खरीदा, अगर मैंने मार्कर यूज कर लिया तो वो एक्सपेंस हो गया, और मार्कर अभी तक यूज नहीं किया, अभी भी पड़ा हुआ है, तो मेरा एसेट है। जैसे मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल। लास्ट ईयर मैंने 2000 के मार्कर्स खरीदे थे, 3 डब्बे खरीदे थे मैंने मार्कर के। अब लास्ट ईयर कोरोना हुआ तो यूज ही नहीं हुआ। ठीक, तो आउट ऑफ 2000 मेरे सिर्फ 400 के मार्कर्स यूज हुए, 1600 के मार्कर्स मेरे पास अभी तक रखे हुए। तो जो 2000 आउटफ्लो हुआ है ना, उसमें से जो यूज हो गया, ये 400 मेरा एक्सपेंस हो गया, और ये मेरा अभी तक एसेट है, क्योंकि अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो जब भी एक्सपेंस वर्ड सुनो ना, हाँ बोलो। सर एक डाउट है, अगर वो मार्कर अनयूज्ड रह गए और खराब हो गए तो सर वो तो लाइबिलिटीज बन जाएंगे। क्या मुझे किसी को पैसा देना पड़ेगा रौनक? नहीं सर, पर खराब हो गए, आपने पैसे दे दिए उसको तो वो तो लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस। लॉस हो जाएगा। लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पैसा देना है। तुम सोच सही रहे थे, बट वर्ड लाइबिलिटी क्या है, देना है पैसा। जब वो खराब हो जाएगा तो वो तो वो लाइबिलिटी नहीं होगा, वो क्या होगा, लॉस। तो एक्सपेंस, आज के बाद से गाइस आप जब भी एक्सपेंस वर्ड सुनो ना, तो आप क्या समझना कि इसका बेनिफिट मुझे मिल गया है। ठीक है, जैसे आपने मुझे जो फीस दी, जो आप मुझे फीस दे दोगे, जो एक साथ जितनी भी फीस दोगे, बताइए वो आपका एक्सपेंस है कि नहीं है? बताइए, वो एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज पर आवर शेड्यूल आप मुझे फीस पूरी अगर एक साथ दे देते हो, तो आपको सर्विसेज कितने मंथ्स की मिलेंगी, 10 मंथ्स की। और आपने फीस पूरी पूरी दे दी 10 मंथ्स की, पर अभी मंथ कितना हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है। तो आपको कितने का बेनिफिट मिला अभी तक? तो सिर्फ 1 मंथ का बेनिफिट मिला है। तो जो 1 मंथ की फीस है ना, वही आपका एक्सपेंस है, बाकी आपका एसेट है, उसको आप बोलोगे प्रीपेड एक्सपेंस, हम समझेंगे इसको। लेकिन वो आपका एक्सपेंस नहीं है। तो अगर समझिए आप फीस मुझे 10,000 दे देते हैं, ठीक है, 10 मंथ्स आपको सर्विसेज मिलेंगी, आपका 1 मंथ हो गया है, तो आउट ऑफ दैट ओनली 1,000 इज योर एक्सपेंस, और बाकी 9,000 आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस, मैं आपको यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ज्यादा टिपिकल चीज नहीं बताना चाह रहा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिसका बेनिफिट मिल जाता है उसी को ही हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इनकम, इनकम होता है, इनकम मींस अमाउंट अर्नड, अमाउंट अर्नड फॉर द फ्रॉम द सेल गुड्स एंड सर्विसेज for whom expenses has been incurred। तो ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, बुक में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ, उस पैराग्राफ को मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। पहली बात तो देखिए, इनकम मैंने क्या लिखा, अमाउंट अर्नड, मैंने यहां पर रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा, मैंने रिसीव वर्ड नहीं लिखा। क्या लिखा है, अर्नड, तो इसको मैं अलग कर देता हूं। फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कुछ भी आपने बेचा है, गुड्स दिए, सर्विसेज दिए, एनीथिंग अर्नड। और यहां पे लास्ट में क्या लिखा है, फॉर whom expenses has been incurred। तो मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि इनकम वो होती है जो आप कमा लेते हो, ना कि जो आपको मिला है। जैसे हम फीस की बात कर रहे थे ना, तो फीस मैंने पहले आपको आपके एंगल से समझाया, क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना था। अब यही फीस जब मुझे मिलेगी, तो मुझे डिसाइड करना है कि ये मेरी इनकम है या नहीं है। बताइए, आपने मुझे पूरी 10,000 फीस दे दी, क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अर्नड का मतलब क्या होता है, कमा लिया। ये फीस आप मुझे क्यों दे रहे थे?
भाई जब वो फीस आपके लिए एक्सपेंस ही नहीं है तो वो मेरे लिए इनकम क्यों होगी? पहला लॉजिक तो यही समझिए। दूसरा डेफिनेशन में आइए, अर्नड कमा लिया, कमाऊंगा कब? जब मैं सर्विसेज दूंगा तभी तो मैं कमाऊंगा। क्या मैंने आपको पूरी सर्विसेज दे दी? नहीं दी, तो ये मेरे लिए पूरी इनकम नहीं है। जैसे आपके लिए 1000 एक्सपेंस था, 9000 एक्सपेंस नहीं था, ऐसे ही मेरे लिए 1000 इनकम है अभी, 9000 इनकम नहीं है। जब मैं आपको पूरी सर्विस दे दूंगा तो फिर मैं बोल सकता हूं ये 10,000 मेरी पूरी इनकम है। तो जो आप अर्न कर लेते हो वो आपकी इनकम होती है। अब मुझे एक एग्जांपल बताइए, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, ये प्रियांशी बताएगी ना, इतनी देर से कुछ नहीं बोली, प्रियांशी बोलेगी। प्रियांशी, मैंने तुमको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, तुम्हें फीस देनी थी 10,000, लेकिन अभी तक तुमने ये फीस मुझे नहीं दी है, क्या ये मेरी इनकम है? सर है। क्यों? पैसा तो मिला ही नहीं है। हाँ रौनक बोलो। सर इनकम उतनी होगी जितनी आपको मिली है, पर आप अभी वो डेबिटर्स हैं कि आपने सर्विसेज पूरी दे दी हैं पर वो पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत इंप्रेस हुआ ये सुनकर कि तुमने ये बोला कि सर वो आपकी डेटर है क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला है। आई एम इम्प्रेस, बट इनकम है या नहीं है? सर नहीं है, अभी पूरी नहीं आएंगी क्योंकि वो आपने सर्विसेज पूरी दे दी है और इनकम उन्हें पूरी नहीं दी। मैंने रिसीव्ड वर्ड लिखा ही नहीं है डेफिनेशन, मैंने क्या वर्ड लिखा है? अर्नड। क्या मैंने ये 10,000 कमा लिए हैं? यस सर, आपने सर्विसेज दे दी, आपने कमा लिए, ये 10,000 मेरी इनकम है। और नहीं मिली है ना, इसलिए मेरी डेटर बन गई, पर ये 10,000 मेरी इनकम है। समझ में आया क्यों? क्योंकि मैंने इसको अर्न कर लिया है। तो मैं यहां से आपको क्या बताना चाह रहा हूं गाइस, चाहे आप कैश सेल्स करो चाहे आप क्रेडिट सेल्स करो, दोनों की दोनों आपकी इनकम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में आपने अर्न तो कर लिया ना। मिल गया तो कैश आ जाएगा, नहीं मिला तो डेटर बन जाएगा, जैसा रौनक ने बोला। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इनकम इस चीज से डिसाइड नहीं होती कि कितना आपको मिला, इनकम इस चीज से डिसाइड होती है कि कितना आपने कमाया। समझ में आया? ग्रेट। ओके गाइस, सो ऑन दैट नोट आई थिंक आज की क्लास के लिए बहुत बकर बकर हो गई है, मुझे भी पानी पी लेना चाहिए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।